आरजेडी और कांग्रेस में एक मुद्दा सुलझ तो गया है सीएम डिप्टी सीएम चेहरों का, लेकिन सीटों पर खींचतान पूरी तरह से नहीं सुलझी। दो एक सीटों पर सहयोगी दलों ने नामांकन वापसी पर सहमति जताई, नामांकन वापसी भी हुई, लेकिन अभी भी 10 से अधिक सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। एक और खास बात दिख रही है कि महागठबंधन में अब तेजस्वी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल का रोल खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि जो पोस्टर नजर आए उनमें सिर्फ तेजस्वी की फोटो है, राहुल की नहीं। खैर, महागठबंधन ने सीएम का चेहरा तो सामने कर दिया है, लेकिन एनडीए में अभी सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लगी। वजह जो भी हो, लेकिन महागठबंधन को एनडीए पर हमला करने का मौका जरूर मिला है। सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह हल्की धुंध आने वाली है। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के ऊपर छाई धुंध हट चुकी है। महागठबंधन ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत गए तो थे पटना में तेजस्वी और लालू से मिलकर उन्हें मनाने और गतिरोध दूर करने, लेकिन लगता है कि तेजस्वी और लालू ने अशोक गहलोत को ही मना लिया, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि काफी समय से मुंह फुलाए मुकेश सहनी के लिए भी। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। महागठबंधन ने तो अपने सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए में अब तक सीएम फेस के लिए नाम तय नहीं हुआ है। चुनाव बेशक नीतीश के चेहरे और उनके पिछले 2 दशक के कामकाज के नाम पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि महागठबंधन में भी ऐसा शायद आपसी खींचतान के चलते किया गया। सीएम फेस का चेहरा तो चुनाव से पहले अमूमन तय होता रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर पहले से नाम की घोषणा शायद पहली बार हुई है। खुद कांग्रेस नेता ऐसा मानते हैं। हर चुनाव में हर प्रदेश में अलग परिस्थितियां होती हैं। यहाँ की इस चुनाव की परिस्थिति ऐसी है, नहीं तो इसके पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर हुए हो किसी भी इकाई में। तो यहाँ की परिस्थिति अभी ऐसी थी, वो भी चाह रहे थे कि ऑफिशियली उनको अकोमोडेट किया जाए। ऐसे ही दिखता है इस
अनाउंसमेंट से। बीजेपी ने तो तेजस्वी और मुकेश सहनी को सीएम और डिप्टी सीएम का फेस बनाए जाने पर इसे महागठबंधन की महाभूल करार दिया। शाहनवाज हुसैन आरजेडी के MY समीकरण को मुस्लिम यादव की जगह अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव समीकरण बताकर कटाक्ष कर रहे हैं। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी लालू यादव के चारा घोटाला और सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे और तेजस्वी को धारा 420 का आरोपी बताते हुए हमला बोला। तो इसका मैं क्या जवाब दूं भाई? ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में सीबीआई। जमीन दो, होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज थे। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज थे। पिताजी तो वही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? तेजस्वी यादव का नाम लेकर बीजेपी आरजेडी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन तेजस्वी तो नए संकल्प और नया बिहार बनाने का वादा कर रहे हैं। इस मामले को लेके हमेशा से स्पष्ट है, लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का, और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। हालांकि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, इसका फायदा एनडीए को ही मिलेगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ। मतलब तेजस्वी चाहे जितने संकल्प और नए बिहार की परिकल्पना करें, जनता से वादा करें, बीजेपी को लगता है कि इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सवाल वही है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के पिछले 2 दशक के कामकाज से खुश है, तो फिर सीएम फेस का चेहरा घोषित करने से क्यों हिचक रही है? एनडीए के सीएम फेस का चेहरा घोषित नहीं होने से जनता को तो एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का ही संदेश जाएगा। उधर महागठबंधन भले ही सीएम और डिप्टी सीएम की घोषणा कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जिन 12-13 सीटों पर महागठबंधन फ्रेंडली फाइट कर रही है, अगर उन सीटों पर सहयोगी दलों की आपसी लड़ाई में एनडीए उम्मीदवार आगे निकल गया, तो फिर महागठबंधन को बैठे बिठाए इन सीटों को गंवाना पड़ेगा। यानी सीएम और डिप्टी सीएम पर तो महागठबंधन में समझौता हो गया, लेकिन सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार इस वक्त राजनीतिक रस्साकशी में उलझा है, लेकिन उसको सुलझाने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है कि जनता के पास जाने से पहले जनता के सामने कम से कम हमारा इंप्रेशन इस बात का नहीं पड़े कि जब हम ही किसी बात पर कंफ्यूज हैं या हम ही किसी बात पर आपस में गुत्थम गुत्था हैं तो जनता को क्या संदेश देंगे। और शायद इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन देश का सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। चर्चा जिस दायरे
दायरे में हम रखने वाले हैं। देश का सवाल इससे क्या निकलकर सामने आते हैं। पहला, क्या सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर महागठबंधन ने अपनी आधी लड़ाई जीत ली है? इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। दूसरा, क्या तेजस्वी को सीएम फेस बनाना या घोषित करना कांग्रेस की मजबूरी तो नहीं है? तीसरा, एनडीए में अब तक सीएम फेस को लेकर अंतिम फैसला क्यों नहीं हो पाया है? और आगे, कुछ सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट का फायदा है। क्या ये एनडीए की तरफ है? क्या ये एनडीए को मिलेगा? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कई खास लोग इस वक्त लगातार जुड़ गए हैं। मेरे साथ ऋषभ तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। ऋषभ भाई, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ईशान त्यागी भाई मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है ईशान भाई समय निकालने के लिए। और डॉक्टर दिनेश पाल मेरे साथ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर दिनेश पाल। उम्मीद है हम चर्चा करेंगे, उसको बहस में तब्दील नहीं होने देंगे, क्योंकि सारी चीजें हम स्पष्ट होती जा रही हैं, तो चर्चा ही ज्यादा बेहतर है। एक दूसरे को सुने और उसके तर्कों पर अपनी काट सामने रखें। सबसे पहले ऋषभ भाई, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। जो कुछ भी बिहार की राजनीति में चल रहा है, सबसे पहले एनडीए ने कहा कि हमने अपनी सीटों का समझौता कर लिया, हम चुनाव प्रचार में उतर गए, महागठबंधन उलझा हुआ है। लेकिन आज महागठबंधन और एक हाथ आगे निकला, उसने अपने चेहरे साफ कर दिए और उस चेहरे को साफ करते हुए स्पष्टता के साथ सभी नेता सामने बैठे दिखाई पड़े। क्या सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान जो महागठबंधन ने कर दिया है, उसने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है जिसे एनडीए अब तक उभारने की कोशिश कर रहा था, और उसने आधी लड़ाई जीत ली है? ऋषभ तिवारी, आपका समय अब शुरू होता है। राजीव जी, सबसे पहले जब तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिस तरह का स्टेटमेंट वो दे रहे थे, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का परिवाचिक शब्द बने तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार पे कह रहे थे कि तेजस्वी जी से अगर कोई गलती होगी तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे 420 के आरोप में बाहर हैं, बेल पे उनके पिताजी बाहर हैं, उनके सहयोगी दल बेल पे बाहर हैं, पूरी गठबंधन ही ठगबंधन के रूप में जनता के सामने कई बार प्रस्तुत हो चुकी है और वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे इंसाफ दिलाएंगे। तो अपने आप में सौ चूहे बिल्ली खा के चलिए हज को, ये वही कहावत को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे थे। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, बौराई भी नहीं है जनता बिहार की जो इनके ठगबंधन से बौरा जाएगी। पॉइंट 1, आपने सीएम का फेस घोषित किया, भले दबाव में किया, शो ऑफ करने के लिए किया, लेकिन किया, स्वागत योग्य मैं भी मानता हूं, चलो कर दिया। लेकिन उन 8 से 13 सीट पे मुझे जवाब देते कांग्रेस के और आरजेडी के प्रवक्ता कि 8 से 13 सीट पे आरजेडी जब प्रचार करने जाएगी तो क्या कहेगी कि भैया लालटेन छाप बहुत अच्छा और कांग्रेस बहुत बुरा। और उन 8 सीटों पे कांग्रेस क्या कहेगी कि कांग्रेस बहुत अच्छा और तेजस्वी बहुत बुरा। मींस इन 8 सीटों में तेजस्वी जी सीएम फेस नहीं रहेंगे और उन 8 बाकी सीटों में तेजस्वी जी सीएम फेस रहेंगे। भैया कौन सी आइडियोलॉजी है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? या खुद को होशियार और जनता को बेवकूफ समझ रहे हो कि मतलब 8 सीट में हम फ्रेंडली मैच क्या होता है भाई साहब, जरा समझाएंगे कि मतलब एक कमरे में 2 भाई बड़े गले मिल रहे हैं और दूसरे कमरे में एक दूसरे को छुरा भोंक रहे हैं। तो भैया जनता इन प्रोपगंडों में नहीं फंसने वाली। उनको पता है कि जिनकी आइडियोलॉजी ना मिलती हो, ये विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे थे ना, जो वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, बिहार अधिकार यात्रा निकाले थे कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो भैया कौन सा विचारधारा है जहां आपस में एक दूसरे को आप गाली देते नजर आएंगे और एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करेंगे और बाकी सीट पे कहेंगे नहीं 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 हम बदलता बिहार बनाएंगे। तो भैया इतना बेवकूफ ना अपने आप को चालाक ज्यादा दूसरे को बेवकूफ समझिए। पॉइंट 1, तेजस्वी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके मां योजना की बात कही। मां को गाली देने पे चुप रहने वाले इन्होंने फुल फॉर्म मां का क्या बताया? M फॉर मकान, A फॉर अन्न और A फॉर आमदनी। इनके लिए M फॉर मकान जमीन देके नौकरी लेने वाले, A फॉर अन्न जानवरों का अन्न और पशु का चारा खा जाने वाले, और आमदनी भ्रष्टाचार में लिप्त इनके नेता पाए जाते हैं। तो कहने का विषय यह है कि बदलता बिहार हम दे रहे हैं और ये बिहार को बौराने का काम कर रहे हैं। तो भैया बिहार बौराने वाला नहीं है, आपकी चालाकी प्रोपगंडे को समझ रहा है कि भैया जब आपकी गठबंधन के अंदर आइडियोलॉजी नहीं मिल रही, जेएमएम को आपने निकाल बाहर फेंक दिया, इलेक्शन के बाद जेएमएम आपको आंख दिखा रहा है कि होने दो इलेक्शन, हम बताते हैं सरकार कैसे यहाँ चेंज होता है। तो भैया अपना गठबंधन संभाल नहीं रहा, बिहार संभालेंगे। ठीक है,
ठीक है, अपना गठबंधन संभाल नहीं रहा, बिहार संभालेंगे, लेकिन संदेश तो फिलहाल ऋषभ भाई यही जाता दिख रहा है कि कम से कम महागठबंधन ने उन सारे उहापोह को किनारे कर दिया है कि आप किसके नेतृत्व में आगे जा रहे हैं। कोई भी क्लैरिटी चुनाव के पहले अगर जनता को दिखती है तो वो जनता के दिमाग में एक पॉजिटिव छाप छोड़ती है, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर दिनेश पाल का रुख करूंगा जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब डॉक्टर दिनेश पाल का समय है, अब डॉक्टर दिनेश पाल का समय है, अब डॉक्टर दिनेश पाल का समय है। आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने भी नहीं रोका। अब सुनिए, नहीं प्लीज, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो सुनिए। बोल रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि 10 सेकंड का प्रश्न पूछ लीजिएगा कि फेस तो देके आपने कहा कि एक मैसेज दिया, तो एक मैसेज और गया है कि 13 सीट पे एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हैं। हाँ, उस पर मैं आऊंगा, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी उस पर नहीं, अभी चर्चा में उस पर नहीं। अभी मैं डॉक्टर दिनेश पाल को ही सामने लाऊंगा। डॉक्टर दिनेश पाल, बड़ा स्पष्टता के साथ बड़ी सारी बातें चल रही थी कि कंफ्यूजन है, कई चीजें हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। नीतीश जी के ऊपर आप लोग सवाल उठा रहे थे। खैर, अभी नीतीश जी से बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई आरजेडी को ये लगता है कि कल जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी और लालू जी की, राबड़ी जी की और तेजस्वी जी, ये जो मुलाकात हुई है, इसने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पष्टता सामने रख दी और आप लोगों ने वाकई जनता के बीच में कंफ्यूजन दूर किया, चेहरे स्पष्ट कर दीजिए। डॉक्टर दिनेश पाल। राजीव जी, आपके सवालों का और ऋषभ जी के सवालों का जवाब दूंगा। उससे पहले आपने जो इंट्रो में दिखाया लोगों का बयान, उसमें मैं एक बयान सुना शाहनवाज हुसैन जी का, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन साहब जिस गांव में रहते होंगे या जिस जिले में रहते होंगे, कैसे मुंह दिखाते होंगे। जिस पार्टी में है, उस पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और बिहार में 17% जिस मुस्लिम आबादी है, जिसमें अल्पसंख्यक की आबादी है, उसको भाजपा ने एक टिकट नहीं दिया, और उस भाजपा के गुणगान में शाहनवाज हुसैन ने कसीदे कस रहे थे। तो अब ठीक है, ये हमेशा का होता है, ये हमेशा का होता है। इस पर मैं इतना कह सकता हूं कि पार्टियां कभी भी जाति धर्म को देखकर टिकट नहीं देती। हो सकता है अंदर खाने चलता हो, लेकिन कैंडिडेट वही टिकट पाता है जो विनिंग माना जाता है। अगर विनिंग नहीं समझ में आ रहा तो नहीं दिया होगा। खैर, आप अपनी सवाल पर आइए, क्या आपने लड़ाई जीत ली है? भाजपा के लिए मुस्लिम विनिंग नहीं दिखते हैं तो शाहनवाज हुसैन का घाट छीनने के लिए वहां बैठे हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि आपने देखिए, जो कहेंगे आप बोले कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन कहीं नहीं था। 2020 के विधानसभा चुनाव हम लड़े थे, तेजस्वी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, और कुछ सीटों से, कुछ 12,000 के आसपास मतों से हम पीछे रह गए थे, और सरकारी साम दाम दंड भेज की वजह से हम बाहर रह गए थे। तो हम लोग जान रहे थे, सब मान के चला जा रहा था। और अब जब देखे होंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, तो उसके संयोजक तेजस्वी जी ही थे। तो बिहार की जनता भी जान रही थी कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता परेशान थे या मीडिया के लोग बार बार पूछ रहे थे। तो आज सामने आ गया कि सर्वसम्मति से, सामंजस्यपूर्ण तरह से, सौहार्दपूर्ण बातचीत के साथ, और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई बार, अशोक गहलोत जी ने खुद घोषणा किया कि तेजस्वी जी युवा हैं और उनकी लंबी पारी है राजनीति की, बेहतर करेंगे, जनता भी लंबी पारी वालों पर विश्वास करती है, और वो सीएम चेहरा होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने अभी कहा कि एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का युवा मुकेश सहनी जी, जो लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं और उनका अति पिछड़ा पे एक अच्छी पकड़ है, उनको भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, जो कि उनकी मांग भी थी। और उनकी मांग पे कई बार आप देखे होंगे एनडीए के नेता उपहास उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ाते दिख रहे थे, प्रवक्ता से लेकर नेता तक। लेकिन हम लोग हमेशा कहते थे, हमारे नेता तेजस्वी जी कई बार कह चुके थे, उन्हें सरकार जब बनेगी तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, और आज घोषणा भी हुआ। तो जनता पहले से ही मूड बनाई थी, अब थोड़ा जनता और उत्साहित हो गई है। और आप देखेंगे कल सारण जिला के माझी में एक रैली में गए थे सम्राट चौधरी जी, लगभग 500 के आसपास मुश्किल से भीड़ रही होगी, और आज नीतीश जी वहां पहुंचे तो और भीड़ कम थी। तो इनके सभा में भी जुट नहीं रहे लोग, और झल्लाहट में सम्राट चौधरी पूरा भोजपुरी समाज का ही अपमान कर दिए, और भोजपुरी कलाकार को नाचने वाला क्या क्या बोल गए, जबकि उनके यहाँ खुद मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, पवन, तमाम लोग हैं। खैर, तो एक चीज वो रहा। दूसरी बात कह रहे थे कि सीटों पे, और बता रहे थे कैसे जाएंगे प्रचार करने। आपने खुद दिखा रहे हैं कि वहाँ 3 जगह पे हमारे गठबंधन के लोगों ने नाम वापस लिया है, कुछ सीटें और बच गई हैं, जिसपे 2 उम्मीदवार अभी भी हैं।
उस पर भी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि एक लोग सक्रियता से आएंगे। तो हमारे यहाँ मुश्किल से 7-8 सीटों की स्थिति ऐसी है। और ये कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कैसे जाएंगे प्रचार करने। मैं भाजपा के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब पिछला विधानसभा चुनाव 2020 का हुआ था, तब आपके हनुमान चिराग पासवान जी लगभग 135 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। तब आपकी पार्टी और जदयू कैसे जाके चुनाव प्रचार करती थी? तब आपकी पार्टी के लोग क्या करते थे? तब उस चिराग पासवान को आपने क्यों नहीं निकाल दिया उस समय? लेकिन आपने तो इशारा के तहत चिराग पासवान को आपने भेजा था कि नीतीश जी को कमजोर करें। कुछ पिछली बार कमजोर किए और इस बार भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को पूरा निपटा दिया है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे के साथ इन लोगों ने जिस तरह से महाराष्ट्र की पार्टी को, ठाकरे साहब की पार्टी को तोड़ा, फिर शिंदे साहब को साइड किया, उसी तरह इस बार जदयू के 3 नेता और तीनों आप ललन सिंह और संजय झा और विजय चौधरी, इन तीनों को मिलाकर या नीतीश की राजनीति को खत्म करने जा रहे हैं, निपटाने जा रहे हैं। और 3 घटक दल जिसको दबा के रखे हुए हैं, जो इनके डर से बोल नहीं पाते हैं, खुल के अपनी पीड़ा भी नहीं व्यक्त कर पाते हैं, उनको मिलाकर 142 बड़ा दर्द आ रहा है आपके दिल में नीतीश जी के लिए, बड़ा दर्द आ रहा है। नहीं, समय हो गया, काफी समय दे दिया, सपना देख रहे हैं कि काफी समय दे दिया आपको। बराबर समय दूंगा सबको, बहुत बराबर समय सबको दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को ही मैं ज्यादा देता जाऊं, लेकिन आज बड़ा दर्द है। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं आरजेडी के नेताओं में नीतीश जी के लिए इतना दर्द है कि वो दर्द क्या बयान कर रहा है नहीं समझ में आ रहा। शायद नीतीश जी और बीजेपी जो गलबैयां कर बैठे हैं वो तोड़ी जा सके इन चुनाव के पहले और कंफ्यूजन फैलाया जा सके। राजनीतिक सारे दांवपेच तो होते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन ईशान भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ईशान भाई बड़े जोरदार तरीके से प्रचार में थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल जी, और हमने देखा भी था कि राहुल गांधी पूरा लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक वक्त था जब बिहार में कांग्रेस की सरकार बना करती थी, लेकिन आज कांग्रेस इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है जहां तय आरजेडी कर रही है। फिर भी जो आप लोगों का अपना इंटरनल वहां का जो जानकारी आपको मिल रही है, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें पलट रही हैं। पलट किस स्तर पर रही हैं, वजहें क्या है जो आप लोगों को दिख रही हैं और जो सत्ताधारी दल अब तक नहीं देख पाया? राजीव जी, सबसे पहले तो देश के सभी भाइयों को और बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा देखिए लगा राजीव आपने जी, ऐसे शुरुआत की। बड़ी राजीव जी देखिए, एक बात तो तय है, अभी मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन एक बात तय है कि 14 नवंबर को जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है, जो लोकतंत्र के जनक हैं हमारे देश के, उनकी जयंती वाले दिन बिहार जो है हमारा जो राज्य है, उसको एक युवा चेहरा जो है वो मिलेगा मुख्यमंत्री के रूप में। पिछड़े समाज से ही आते हैं तेजस्वी यादव जी और पिछड़े समाज से ही आते हैं मुकेश सहनी जी। पहले तो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको बड़ी चिंता हो रही थी, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो बार बार हमसे सवाल पूछे जा रहे थे और बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी मीडिया के द्वारा भी कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट है, चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पत्र नहीं है, आपने कोई मैनिफेस्टो नहीं निकाला है, इतने कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। आज वो सवाल सारे क्लियर हो गए हैं। ये बात तय है कि 14 नवंबर को जब हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा, उस दिन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और अन्य समाज के भी कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। ये बात तो तय हो चुकी है। अब आइए बात आपके एक सवाल पे। देखिए, जो लोग अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बता सकते, वो जनता के बीच में क्या करेंगे जाके, वो जनता से किस तरह के वादे करेंगे, ये जनता अब इस बात को बहुत बखूबी तरीके से समझ गई है कि जो वादे बिहार की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से और नीतीश कुमार जी ने 2005 से किए हैं, 20 साल की सरकार ये लोग चला रहे हैं, वो सभी वादों पे वो उन्होंने यू टर्न लेने का काम किया है और वादा खिलाफी करने का काम किया है। अब देखिए, छठ का त्योहार आ रहा है, आप देख रहे होंगे किस तरह से दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, जहां जहां भी बिहार के लोग पलायन करके गए हैं पिछले 20 वर्षों में, वो ट्रेन में ठूस ठूस के उनको
जाना पड़ रहा है छठ का त्योहार मनाने वापस बिहार अपने घर। ये दिखाता है कि बिहार को आपने किस दुर्दशा में पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किस दुर्दशा में धकेल दिया है। आइए देखिए, क्योंकि अब हम कभी भी इतिहास की बातों पे नहीं जाना चाहते हैं और हम बात करना चाहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम क्या करेंगे। बात होनी चाहिए अपने वादों पे, अपने मैनिफेस्टो पे। हमने ये वादा किया है कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी जिससे वो अपना जीवन व्यापन कर सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को एक ऐसे पथ पे अग्रसर कर सके जहां उसका विकास हो। हमने जीविका दीदियों से यह वादा किया है कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स होंगी जीविका दीदियों की, उनको 30,000 रुपए प्रति माह उनको एक सैलरी दी जाएगी और उनको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। 5 लाख रुपए का उनको बीमा दिया जाएगा और उनको जो कर्ज मिलेगा उस पे ब्याज नहीं वसूला जाएगा। इससे उनके जीवन में सुधार होगा। और किस तरह से महिलाओं को हम वादा कर रहे हैं आपको मैं बताता हूं। हम महिलाओं को यह वादा कर रहे हैं कि जिस महंगाई से आपको मारा जा रहा है, आपकी कमर तोड़ी जा रही है, आप रसोई नहीं चला पा रही हैं, हम गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया कर देंगे जब हम सरकार में 14 को आएंगे। हमने अपनी बेटियों से यह वादा किया है कि हम एक बेटी योजना चलाएंगे जिसमें ट्रेनिंग होगी, उसका नाम है बेनिफिट एजुकेशन ट्रेनिंग इनकम, जिससे वो उनको ट्रेनिंग मिल सके और वो अपना स्वरोजगार चलाने के लिए एक तरह से सक्षम हो सके। हमने मां योजना का वादा किया है बिहार की महिलाओं से कि मकान मिलेगा, अनाज मिलेगा, उनको आमदनी भी मिलेगी। तो ये बात तो तय है राजीव जी कि 14 से बिहार की जो जनता है वो वापस यू टर्न लेके एक जो विकास का पथ है उस पे अग्रसर होगी। अब आइए बात देखिए भारतीय जनता पार्टी पे और जेडीयू पे। ये हमसे लगातार सवाल पूछते आए कि आपका सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन अमित शाह जी से जब ये सवाल पूछा गया तो अमित शाह जी ने कहा कि जब चुनाव हो जाएगा, अगर हम जीते तो हमारे जो विधायक दल हैं वो विधायक दल तय करेगा कौन नेता बनेगा। अगर आपको लग रहा है पिछले 20 वर्षों में, अभी ऋषभ तिवारी जी से आप सवाल पूछ लीजिएगा, 20 वर्षों में अगर आपको लग रहा है कि बिहार में विकास हुआ है, विकास की गंगा बह रही है, तो आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मोहर क्यों नहीं लगा देते। हमने तो, आप मुख्यमंत्री छोड़िए, डिप्टी सीएम तक का अनाउंस कर दिया कि डिप्टी मुख्यमंत्री कौन होगा। आप ये देखिए कि अगर सुर फटव्वल कहीं है, शायर बन गए चिराग पासवान जी, शायर बन गए जीतन राम मांझी जी, ठीक है, वो कह रहे हैं दो न्याय अगर तो आधा दो और इसमें भी यदि बाधा हो। ठीक है, तो जहां अगर सिर्फ फुटबॉल है तो वो नेशनल डिजास्टर अलायंस एनडीए में है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ दुरुस्त है। अंतहीन जवाब हो जाएगा, इंडिया गठबंधन दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन मैं यहीं से वापस आपसे ही शुरू करता हूं अगले सवालों का सिलसिला और यहीं पर ही आपको एक सवाल देता हूं। क्या तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा देना कांग्रेस की कोई मजबूरी थी? कभी कांग्रेस तय करा करती थी, आपकी सरकार हुआ करती थी, क्या ये आपकी मजबूरी बन गई थी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी बातें आई। अब ये मत कहिएगा ये केवल मीडिया के दिमाग की उपज है। क्या ये मजबूरी थी कि आपको डिक्लेयर करना जरूरी था? राजीव जी देखिए, एक गठबंधन जो चलता है वो समन्वय से चलता है, वो त्याग से चलता है। तो गठबंधन चलाना हम बखूबी तरीके से जानते हैं, कोई हमारी मजबूरी नहीं है। तेजस्वी यादव जी को मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से, एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस का, मैं आपको ये बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा ये सवाल किसी से भी ना पूछें कि कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई मजबूरी थी कि नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की और हमारे गठबंधन की कोई मजबूरी नहीं थी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में। और हमने तो समय समय पे, मैंने, ऋषभ तिवारी जी मेरे साथ आप पूछ लीजिएगा कितनी बार डिबेट कर चुके हैं इस मुद्दे पे, हमने तो समय समय पे ये कहा है कि स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जिस दिन हम जीतेंगे तो सबसे ज्यादा विधायक उनके होंगे, तो जो विधायक दल का नेता होगा, जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी होंगे, वही जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमने देखा किस तरह से हमारे गठबंधन में तो सारे ही नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मुकेश साहनी जी भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे आईपी गुप्ता जी भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे दीपांकर जी भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऋषभ तिवारी जी, एक बात मुझे बताएं,
कि एनडीए में नेतृत्व कौन कर रहा है, क्योंकि हमें याद है, आपको याद होगा राजीव जी, जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो ये बोला गया था एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक नाथ शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह से हटा दिया गया, उनको लात मार दी गई, उनको फेंक दिया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस तरह से आई थी कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सके। तो क्या नीतीश कुमार जी के साथ भी यही हो रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद उनको एनडीए से दरकिनार कर दिया जाएगा? ये आप सवाल उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए, आपका जवाब यहाँ पूरा होता है, लेकिन मेरा सवाल पूछ लीजिए कि इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये मैं तय कर लूंगा। ऋषभ आपका ही मैं रुख कर लेता हूँ इस वक्त। मैंने आज रविशंकर प्रसाद जी को सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसमें शायद ईशान त्यागी जी के सवाल का जवाब था। नेतृत्व की बात जो थी, रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये जो चुनाव है ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये कहना एक बात को स्पष्ट करता है, और दूसरी बात सीएम फेस कौन होगा ये दूसरी बात होती है। नेतृत्व का जवाब जो ईशान त्यागी पूछ रहे थे रविशंकर प्रसाद जी के आज के कथन में वहां पर मिल जाता है, लेकिन इतना तय करने में दिक्कत क्यों है जब वाकई बाकी सब लोग इस बात को कह रहे हैं? जब नीतीश जी इतना बेहतर रहे हैं तो उनको ही फेस डिक्लेयर कर दिया जाए, खत्म हो जाती है। या इसकी कोई आवश्यकता बीजेपी या एनडीए नहीं समझता अभी? राजीव जी देखिए, पिछले दो वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, उनके बातों से भी मैंने कुछ पॉइंट को नोट किया और आपकी बातों पे भी मैं आता हूं। पहली बात, डॉक्टर साहब जो हमारे बैठे हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि 2020 के इलेक्शन में चिराग पासवान जी लड़े थे अलग, तो उस समय आप लोग का क्या कहना था? तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं, उनका शायद लगता है रिसर्च से ज्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके नेता तेजस्वी जी ही ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 2020 में तेजस्वी जी हमारे गठबंधन, सॉरी चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के हिस्सा नहीं थे। उस समय वो अलग पार्टी, उनकी पार्टी अलग हुई थी, हमारे साथ वो नहीं चुनाव लड़े थे, वो अलग स्वतंत्र होकर लड़े थे, तो हमारा कोई फ्रेंडली मैच नहीं चल रहा था। तो सो कॉल पेपर पे हम लोग कोई गठबंधन के साथी नहीं थे, आपके तरह नहीं कि एक थाली में खाएंगे और बाद में उसी थाली में छेद कर देंगे, ये काम सर हम नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं आता हूं, अब ये कि बड़े दिल दिखाना और छोटे, जो अभी ईशान त्यागी जी ने कहा कि स्वाभाविक है तेजस्वी जी को बड़े सीट आएंगे तो विधायक दल उनको नेता चुनेगा। अरे हम तो उन पार्टियों में से हैं जिनका बड़ा सीट आया था और छोटे सीट आए थे नीतीश कुमार जी को, तो भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। चाहे 2005 की बात हो, चाहे अभी भी उनकी सीट हमसे कम है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। तो हम तो सदैव हमेशा बड़ा दिल दिखाते आए हैं। और जो महाराष्ट्र की बात ये कर रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र में आपसी तालमेल से सब बना है। इतना तकलीफ एक नाथ शिंदे जी को होता तो अलग हो जाते ना, नहीं हुए ना। उनको पता है कि उन्होंने स्वेच्छा से एक सहमति से चीजें वहां निकल कर आई है। तो गठबंधन हमें ना सिखाए, हमें पता है कि किस तरह गठबंधन निभाया जाता है। जेएमएम मांगते रह गया 2 सीट नहीं दे पाए आप लोग, जो वहां पे गठबंधन में वहां बैठकर खड़े। तो कृपया करके इस पे थ्योरी ना दे, पॉइंट 1। दूसरी बात, आपने कहा कि ठीक है अगर आप नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो भैया चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते, आप बता क्यों नहीं देते? सर ये हमारी पॉलिसी है, और हम जब स्वतंत्र भी होकर चुनाव लड़ते हैं, हमने राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा, हमने मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा, हमने छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव लड़ा, हमने झारखंड के अंदर चुनाव लड़ा। हम कहीं भी अपने सीएम फेस को डिक्लेयर नहीं किए थे। चुनाव के बाद विधायक दल ने बैठा और सीएम फेस एक गरीब, एक पिछड़े समाज, एक पिछले पंक्ति का व्यक्ति आके सीएम बना। ये पार्टी इस लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, और हम इस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है। नीतीश कुमार है हमारे गठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब चुनाव जीत जाएगा तो विधायक दल ही तय करता है ना, कोई परिवार हमारे यहाँ थोड़ी तय करता है कि मेरे परिवार का ही बेटा, मेरे परिवार का ही सबको समय दे रहा हूँ, सुनिए। और देखिए मैं बीच में शायद नहीं बोला हूँ, किसी के नहीं बोला हूँ। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट बताता हूं सर, कि जिस जीविका दीदी की बात कर रहे हैं ना, उस जीविका दीदी का काम क्या होता है? जीविका दीदी का काम होता है प्रयोजन प्रबंधन बनाना, जागरूकता अभियान चलाना, सामुदायिक समन्वय बैठाना। इन सारे चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने खुला मंच दे रखा है। और जहां तक योजना की बात करें, यह करें मां योजना,
मकान, अन्न और आमदनी। मकान तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जा रहा है और बड़े लेवल पे दिया जा रहा है। अनाज हम ऑलरेडी दे रहे हैं और आमदनी के लिए हम इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वहां पे स्वरोजगार की भी संभावना को वहां पे बैठा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, नहीं, इंडस्ट्रीज रविशंकर प्रसाद जी ये बात कह चुके हैं कि नेतृत्व उन्हीं का है, यानी आपने ये बात स्पष्ट यहां पर कर दी कि हम अभी तय नहीं करने जा रहे हैं, हम चुनाव के बाद ही तय करेंगे, लेकिन लड़ नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहेंगे। ईशान आ रहा हूं आपके पास, आपको समय दिया ना मैं, आप क्रॉस कीजिएगा। डॉक्टर दिनेश पाल मेरा इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से। डॉक्टर दिनेश पाल, ये जो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसी बात है, अब एक दूसरे को काउंटर मत कीजिएगा, मेरे सवाल पर आइएगा। मान लीजिए आपकी उम्मीदों के मुताबिक ये फ्रेंडली फाइट परिणामों को आपके पक्ष में नहीं रखती है और चीजें अस्पष्ट बाद में हो जाती हैं आपके लिए, तो क्या होगा? या फिर चुनाव से पहले सारे नाम वापस हो जाएंगे? राजीव जी, मैंने बहुत शांति से सुना, तो आप कहें कि जवाब नहीं, काउंटर देना ही पड़ेगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत बीजेपी की पॉलिसी की बात की है और आप जो फ्रेंडली सीट बहुत फाइटिंग का 8 सीट 7 सीट बचा है मुश्किल से, उस पर बात चल रही है, हो सकता है कि सहमति उस पर बनी जाए। पहले तो ये बता दें कि बोल रहे थे 2020 की बात कर रहे थे कि जैसे एनडीए का गठबंधन नहीं था चिराग जी के साथ। जब अगर गठबंधन नहीं था तो चिराग जी 135 सीट पे ही क्यों लड़े, 243 सीट पे क्यों नहीं लड़े? ऋषभ जी को अकेले में मंथन करना चाहिए और बिहार जान रहा है क्या गठबंधन था। ये कह रहे हैं कि बीजेपी पॉलिसी सीएम चेहरा नहीं घोषित करती है, तो 2020 में आपको क्या मजबूरी थी कि नीतीश जी के चेहरे की घोषणा कर दिए? और जो मुख्यमंत्री के चुनाव में जो प्रक्रिया, जो संवैधानिक प्रावधान है, वही प्रधानमंत्री के। तो फिर आप चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्यों करते हैं मोदी सरकार? उस समय आप एनडीए सरकार क्यों नहीं करते हैं? तो आप उसके बाद आप दिल्ली में एक बार किरण बेदी जी को भी आप सीएम चेहरा पेश कर चुके हैं। तो आप अपना इतिहास अपने अच्छे से देखिए और हमको मत बताइए। और आप कह रहे हैं कि हम त्याग किए हैं, पिछली बार कम सीट के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 में हम लोग उससे आपसे पहले बना चुके हैं। हम 80 सीट जीते थे और वो 71 सीट जीते थे और आप 53 पे टिके हुए थे। देखिए, बिहार की जो स्थिति है, और इससे पहले आप बोल रहे थे सहानुभूति रख रहे हैं नीतीश जी के प्रति। सहानुभूति थोड़ी इसलिए है क्योंकि हम बिहार की जनता नहीं चाहती है कि यहाँ सांप्रदायिक ताकतों वाली सरकार बने और बाकी राज्यों की तरह दंगा फसाद और नफरत फैलाया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 के बाद से अगर चैनल पे सबसे अधिक डिबेट किसी मुद्दे पे हो रहा है तो रोजगार के मुद्दे पे होता है, और इसका श्रेय कहीं न कहीं आदरणीय तेजस्वी जी के ऊपर लिया जाता है। तेजस्वी जी ने बिहार की राजनीति को पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश की और किन मुद्दों पे बात होती है। नहीं तो इनके जो नेता हैं, एक कोई झटका मंत्री है, झटका मटन पे बहस करना चाहता है, तो एक बगल का राज्य का यूपी का मुख्यमंत्री जो अपने रोजगार बंद कर दिया, लगा दिया, रोजगार नहीं दे पाता, वो अगर बुरका और विकास की बात करता है, तो कोई अमित शाह जैसा नेता जिसको कि गृह मंत्री होते हुए घुसपैठियों पे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन बिहार के वो मुद्दे नहीं है। बिहार के मुद्दे हैं पलायन रुकना चाहिए। बताइए, भाजपा के रेल मंत्री ने क्या कहा था? 12,000 ट्रेनें चलेंगी। आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ होगा, लंबी लाइन लगी हुई है गुजरात में, जहां पे मजदूर ट्रेन के टिकट के लिए लाइन लगे हुए, बहुत लंबी लाइन थी। तो कहां गई आपकी 12,000 ट्रेनें? आप बिहार के तमाम मजदूर बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं और अब छठ में आने के लिए भेड़ बकरी की तरह ठूस के आ रहे हैं। आपके कहां गई 12,000 ट्रेनें? आप कहते बड़ी बात अच्छा, एक चीज बताइए डॉक्टर दिनेश पाल, ये बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मैंने भी किया है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपके सामने रखता हूं। आपके नेता ने बड़ी अच्छी घोषणाएं की हैं और ये घोषणाएं दिल को छू रही हैं जनता को, जो कि बिहार की जनता है जो उम्मीद कर रही है। करीब 2 करोड़ 70 लाख लोग हैं। अगर सरकारी नौकरी इनमें हर एक परिवार में दी जाती है तो 10 लाख करोड़ की जरूरत तो पड़ेगी, करीब 10 लाख करोड़ की अंदाजा। अगर जीविका दीदियों को 30,000 की बात कर लेते हैं तो 2.5-3 लाख करोड़ रुपए यहां देने की जरूरत पड़ सकती है, जो पूरा सबको अगर 30,000 रुपए हर महीने के हिसाब से जाता है। बिहार का जो बजट है वही अभी 3.25 लाख करोड़ के करीब है। कैसे करेंगे? हमारे नेताजी ने अभी बताया होगा, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो बता तो सारे नेता देते हैं, सुन लीजिए, बता सब कुछ देते हैं। आगे की सुन लीजिए, हम जो बोल रहे हैं 3.25 लाख करोड़ की जो बजट की बात कर रहे हैं, और अभी जो नीतीश जी जितना घोषणाएं कर चुके हैं वो 700 करोड़ की घोषणाएं कर चुके हैं, तो जो उसके दुगुना घोषणा लगभग कर चुके हैं। और आप 1 करोड़ रोजगार देने की भी बात कर चुके हैं। तो हमारे नेता जब कोई पिछली बार भी कहते तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था, और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो बोल चुके हैं कि जितना आप देखिए संविदा कर्मी के क्या पीड़ा होती है आप अच्छे से महसूस करते हैं। मुझे सब पता है डॉक्टर दिनेश पाल, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन केवल 30,000 रुपए पर मंथ देने पर ही मैं तो कम लगा रहा हूं
ये और एक्सपर्ट और ज्यादा लगा रहे हैं, बिहार के बजट से ज्यादा। कहां से लाइएगा जी पैसा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग केवल देने की नहीं, आय के सरकार के संसाधन को बढ़ा रहे, सरकार के खजाने को बढ़ाने का भी हम लोगों ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और हमारे नेताजी क्या है कि हम कई जगह से पर्यटन को बढ़ावा देंगे। 8,500 रुपए तो नहीं है जो यूपी में लाइन लगी थी 8,500 रुपए के लिए? कौन से 8,500? एक 8,500 रुपए की भी बात कभी हुई थी। देखिए हम लोग जैसे मोदी 2015 में नीतीश जी जो बोले थे ना, बड़का झूठा पार्टी, तो बड़का झूठा पार्टी वाले लोग नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ईशान त्यागी का रुख करता हूँ। ईशान जी, आप उंगली हाथ उठा रहे थे, मैं अब आपको मौका देता हूँ। ईशान जी, मुझे लगता है ईशान जी आपकी पार्टी ने इस पर मंथन जरूर किया होगा, क्योंकि सहयोगी दल घोषणा करता है तो साथ रहने पर उसका दबाव भी आप पर आता है। 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट है अगर, तो जाहिर सी बात है या तो फिर उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और प्रयास कितने सालों में फलीभूत होते हैं, या फिर शुरू से होगा, बजट कहीं होगा, कोई तैयारी आप भी सोच रहे, जरूर सोच रहे होंगे। ईशान भाई। राजीव जी देखिए, आपने बिहार का बजट बताया, बहुत अच्छा किया। साथ ही साथ अगर बिहार का कर्ज भी बता देते तो और अच्छा लोगों को समझ चलिए वो भी और ले लीजिए, तरह से कर्जा लेके तो और बिहार स्थिति में खराब बिहार होती की है। जो अर्थव्यवस्था है, नहीं बिल्कुल बताना चाहिए लोगों को। हाँ बिल्कुल आगे आना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए हाँ। कि किस तरह से बिहार की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ा गया, क्योंकि कर्जा चढ़ा चढ़ा के बिहार पे 4 लाख करोड़ का आज यहाँ पे बिहार पे कर्जा है। और वो पैसा कहाँ गया मैं आपको बताता हूँ। वो पैसा गया कि जो पुल बनाए गए बिहार में और बारिश हो गई उसके बाद वो पुल क्षतिग्रस्त हो गए। जो सड़कें बनाई गई बिहार में, जब बारिश हुई उसके बाद सड़कों में 50-50 फीट गहरे गड्ढे हो गए। आप सोचिए कि गाड़ी तो छोड़ी, वो जानलेवा गड्ढे हैं इस समय बिहार में। आप ये देखिए, वो 4 लाख करोड़ में से 70,000 करोड़ रुपए कैग कह रही है, कैग की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। बिल नहीं दे पाई 70,000 करोड़ का, वो भ्रष्टाचार के पैसे कहां गए, ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। ऋषभ तिवारी बैठे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। अब आइए आपके सवाल पे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये सब चीजें कैसे होंगी। हमने ये बोला है कि जब हम बिहार में आएंगे तो हम रोजगार उत्पन्न करने के लिए फैक्ट्रियां लगाएंगे, इंडस्ट्रियां लगाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है देश में इस समय कि अगर कोई व्यक्ति या कोई इंडस्ट्री इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको सीधे गुजरात लेके चला जाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी शैली पर चल रही है। हम बिहार में उन फैक्ट्रियों को लगाने का काम करेंगे, चाहे वो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री हो, चाहे वो मखाना की फैक्ट्री हो, चाहे वो चीनी मिल का जो अधूरा वादा प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोड़ दिया मोतिहारी में, उसको भी हम पूरा करने का हम ही काम करेंगे। हम ही चीनी मिल लगाएंगे वहां पे भी, चिंता मत करिए। अब चीनी मिल को रिवाइव भी हम करेंगे। अब आइए दूसरी बात पे। भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है देश में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप देखिए बिहार बिल्कुल निचले पायदानों पे है। तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बिहार में लेकर आएंगे, जिससे वहां पे रोजगार उत्पन्न होगा। इसी तरह से बजट भी बढ़ेगा बिहार का, और इसी तरह से सभी योजनाओं को हम बिल्कुल जो जिस तरह से हम वादा कर रहे हैं उसी तरह से पूरा करने का काम करेंगे। हम महाराष्ट्र की तरह नहीं करेंगे कि महिलाओं से वादा तो कर दिया गया लेकिन उसको बाद उसको पैसे नहीं दिए गए। नहीं, 8,500 रुपए का वादा आपने भी किया था। मैंने खुद उन तस्वीरों को देखा है। लखनऊ में लाइन लगी है, अलीगढ़ में लाइन लगी है। 8,500 रुपए के इंतजार में तो न जाने कितने लोग परेशान हुए। ये याद आया कि नहीं आया ईशान भाई? अगर हमारी सरकार, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, कब की बात कर रहे हैं आप? 2024 की बात कर रहे हैं? आपको 8,500 रुपए के प्रॉमिस का याद नहीं आया जो कांग्रेस ने पर्ची भरवाई थी जगह जगह? कब की बात कर रहे हैं? मैं वही क्या बात है। खैर मेरे पास समय नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी का इतिहास जरूर देखें और उस 8,500 रुपए की बात जरूर करें, क्योंकि हमने खुद रिपोर्ट चलाई है, लोगों की, औरतों की लाइन दिखवाई है, और सब इस बात को कोसती रही